तो हम पढ़ रहे थे एडमिशन के पार्ट में सेक्शन 17 से लेकर 31 तक के सेक्शन जो है वो एडमिशन और कन्फेशन से रिलेटेड है। कन्फेशन इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ एडमिशन। सेक्शन 17 और सेक्शन 18 को हमने अपनी पिछली क्लास में कवर किया था। सेक्शन 17 में तो एडमिशन को डिफाइन किया है और डिफाइन करते समय हमने मेनली इसके 3 इंग्रेडिएंट्स को कॉन्सेंट्रेट किया था, दैट व्हाट आर द 3 एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ एडमिशन, फॉर अ गुड एडमिशन और अ कंक्लूसिव एडमिशन। सो दैट इज, एक तो जो एडमिशन है वो वॉलंटरी होना चाहिए, किसी तरह का उस पर दबाव ना हो, किसी तरह का कोई जोर जबरदस्ती ना हो, वॉलंटरी होना चाहिए। देन क्लियर एंड अनएम्बिगियस होना चाहिए, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए, किसी तरह का उसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। एंड इट शुड बी इन सच अ मैनर दैट इट शुड रिलीव द अपोनेंट पार्टी फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर एडमिशन जो है वो सामने अपोजिट पार्टी को बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलीव कर रहा है और अगर वो अनएम्बिगुअस है और वॉलेंटरी है तो उसे गुड एडमिशन की कैटेगरी में लिया जाएगा। ये हमने सेक्शन 17 की डेफिनेशन में पढ़ा था रिगार्डिंग द इंग्रेडिएंट्स और द एलिमेंट्स ऑफ एडमिशन। ठीक है, इसके बाद में सेक्शन 18 को हमने पढ़ा और सेक्शन 18 में मेनली क्या चीज था कि एडमिशन कौन कौन कर सकता है। तो सबसे पहला तो पार्टी टू द सूट, वो कर ही सकते हैं भाई, जो सूट में कंपिटेंट पार्टीज हैं दे कैन गिव एडमिशन। उसके बाद में 5 कैटेगरीज टोटल हमने इसमें देखी थी कि कौन कौन एडमिशन दे सकता है। तो पहला पार्टीज टू द सूट, देन एजेंट टू दोज पार्टीज, देन पर्सन्स ऑक्यूपाइंग द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, वो भी एडमिशन दे सकते हैं। देन कोई ऐसा पर्सन जिसका प्रोप्राइटरी या फिर पिक्यूनरी इंटरेस्ट है, और या फिर कोई ऐसा पर्सन हु हैज डिराइव्ड द इंटरेस्ट फ्रॉम द पार्टीज टू द सूट, जो जिससे वो पार्टीज टू द सूट वो अपना इंटरेस्ट डिराइव कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे दोनों सेक्शन 17 और 18, और इसे मैंने आपको अपने चैनल पे वीडियो भी इसका अपलोड कर दिया है, तो अगर कोई जो नए हैं आज वो आप उस पर देख सकते हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं जिसमें हमारा आ रहा है मेनली क्या, टाइप्स ऑफ एडमिशन से हम कंटिन्यू करेंगे कि एडमिशन कितने टाइप के हो सकते हैं। टोटल 3 टाइप्स के एडमिशन हमें यहाँ पे देखने हैं। सबसे पहला ऐसा एडमिशन जो कि जज के सामने किया जाए या फिर कोर्ट ऑफ लॉ में जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंडर में किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं या तो फॉर्मल एडमिशन या फिर जुडिशियल एडमिशन। ऐसा एडमिशन जो कहाँ पे किया गया है, जज या फिर कोर्ट में किया गया है, जज के सामने या फिर कोर्ट में किया गया है, दैट इज नोन एज जुडिशियल और द फॉर्मल एडमिशन। और एक केस है उससे रिलेटेड, नागिनदास रामदास वर्सेस दलपत राम इच्छाराम, सुप्रीम कोर्ट 1974 का, और उसमें ये हेल्ड होता है दैट इज जुडिशियल एडमिशन इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 58 एंड इज बाइंडिंग ओवर द पार्टीज। तो जो जुडिशियल एडमिशन होता है वो अदर पार्टीज पे फुल्ली बाइंडिंग होता है, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में किया तो वॉलंटरी नजर आ रहा है, किसी तरह का जोर जबरदस्ती उस पर नजर आ भी नहीं रहा है, और एडमिशन है तो वो सामने वाली पार्टी के लिए जब फेवर का होगा और खुद के अगेंस्ट में होगा तभी उसको एडमिशन माना जाएगा। ये चीज भी हमने सेक्शन 17 में पढ़ा था। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो पर्सन उस स्टेटमेंट को बोल रहा है, जो स्टेटमेंट दे रहा है, उसके अगेंस्ट में जब वो होगा तब उसे एडमिशन माना जाएगा। पर्सन अगर अपने फेवर में स्टेटमेंट देता है दैट इज नॉट कंसिडर टू बी एडमिशन। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो अपने खुद के अगेंस्ट में होता है, द स्टेटमेंट विच इज अगेंस्ट द पार्टी मेकिंग इट उसके अगेंस्ट में होता है तभी उसको एडमिशन माना जाता है। तो वो जुडिशियल एडमिशन जो है वो हमेशा बाइंडिंग ओवर द पार्टीज होता है दोनों पे। फिर आता है दूसरा एक इनफॉर्मल एडमिशन या फिर कैजुअल एडमिशन, जो कि जुडिशियल एडमिशन नहीं है, जो जज के सामने नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी ऐसा एडमिशन है जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया गया है। जिसका यहाँ पे एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर रखा है एक, कि अगर एक पर्सन था, उसने किसी शिप पर एक लेडी का मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद में उसने क्या किया, इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ थोड़ा सा तो पूरा केस आपके सामने आ जाएगा। ये जो केस लॉ है, रंपिंग वर्सेस डीपीपी 1964 का ये केस है, उसके फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं रिलेटेड टू इनफॉर्मल और कैजुअल एडमिशन। कैजुअल एडमिशन भी कहते हैं इनफॉर्मल को, नॉन जुडिशियल को। तो एक पर्सन था, मेट ऑफ द शिप था, उसने एक वुमन का मर्डर कर दिया, और फिर उसने अपनी वाइफ को एक लेटर लिखा कि भाई मैंने यहाँ पे शिप पे एक लेडी का मर्डर कर दिया है, और वो उसने पोस्ट किया। अब ये जो लेटर था जिसमें उसने कन्फेशन लिखा था, उसमें जो एडमिशन किया था, ये लेटर क्या हुआ,
ये उसके कैप्टन ऑफ द शिप को मिल गया, और फिर वो कैप्टन ऑफ द शिप ने क्या किया, उसको पुलिस को दे दिया। तब आप ये देखिए कि ये जो एडमिशन है ये जज के सामने नहीं है, जुडिशियल एडमिशन नहीं है, ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने अपनी वाइफ से कन्वर्सेशन करते हुए लेटर में लिखा था। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल एडमिशन नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल एडमिशन है, और इसको इनफॉर्मल एडमिशन को भी एडमिसिबल लिया गया। उसमें पुलिस के पास जब गया तो उस लेटर को अलाउड किया एज अ प्रूफ एज एन एडमिशन। ये इस केस में हेल्ड हुआ था रिगार्डिंग द इनफॉर्मल और कैजुअल एडमिशन ना, दैट लेटर वाज अलाउड टू बी प्रूव्ड एज एन एडमिशन। फिर एक थर्ड कैटेगरी आता है एडमिशन बाय कंडक्ट। अब इसमें आप डिफरेंस समझिए, जो कैजुअल एडमिशन था उसमें और एडमिशन बाय कंडक्ट में। देखिए कैजुअल एडमिशन दो तरह से हो सकता है, या तो बाय वर्ड्स हो सकता है, और वो बाय जो वर्ड्स जो है वो स्पोकन भी हो सकते हैं, वो रिटन भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे पर्सन ने लेटर लिखा था, तो लेटर क्या हो गया, वो एक्सप्रेस तरह का एडमिशन है, इम्प्लाइड नहीं है, पर वो एक्सप्रेस एडमिशन है। और अगर वो किसी को बोलता, सपोज अपनी वाइफ को टेलीफोन पे बोल रहा होता और कोई सुन लेता पास में खड़ा हुआ, तब भी हम उसको एडमिशन लेते। क्यों? क्योंकि वो ओरल में हो जाता। दोनों कैजुअल हैं, लेकिन स्पोकन होता है या रिटन होता है तो वो कैजुअल एडमिशन में आ जाएगा। अब कोई ऐसा एडमिशन जो ना तो पर्सन ने बोला ना ही पर्सन ने लिखा, और फिर भी उसको एडमिशन माना गया। क्यों? क्योंकि उसके कंडक्ट से ऐसा लग रहा था, उसके एक्ट्स या फिर उसके ओमिशंस या फिर उसका जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह का है जो उसको एडमिशन बना रहा है। तो उसके लिए एक केस है यहाँ पे, मेयो वर्सेस मेयो का, ऑस्ट्रेलिया का केस है 1949 का। इसमें क्या हुआ, मदर अपने बेटे का एडमिशन करवाने स्कूल में जाती है, और वो जो एडमिशन का फॉर्म होता है, एडमिशन के फॉर्म में जो जहाँ पे फादर का नाम लिखना था वो कॉलम वो ब्लैंक छोड़ देती है। तो उससे ये हेल्ड हुआ कि उसको उसके फादर का नाम नहीं पता है, इसलिए उसने वो कॉलम को ब्लैंक छोड़ दिया, और इसका मतलब ये जो बच्चा है ये इलेजिटिमेट है, ये हेल्ड हुआ। तो जबकि उसने ना तो कुछ लिखा ना ही कुछ बोला, तो एक्सप्रेस कंसेंट, एक्सप्रेस एडमिशन तो नहीं है, बट उसने जो वो कॉलम को खाली छोड़ दिया, उससे ये प्रिज्यूम किया गया दैट दिस इज अ एडमिशन बाय कंडक्ट। तो ये इस केस में हेल्ड हुआ था। तो ये तीन तरह के एडमिशन होते हैं। काइंड्स ऑफ एडमिशन का अगर आता है आपको लिखने के लिए, तो उसमें आप एक तो जुडिशियल एडमिशन लिखेंगे जिसको फॉर्मल एडमिशन भी बोलते हैं, एक इनफॉर्मल एडमिशन लिखेंगे जिसको हम कैजुअल एडमिशन भी बोलते हैं, और तीसरा आप एडमिशन बाय कंडक्ट लिखेंगे। और जो केस लॉज मैंने तीनों में बता रखे हैं ये आप उसमें कोट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 19 अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एडमिशन बाय पर्सन्स हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट। पार्टी टू द सूट वो तो एडमिशन दे ही सकते हैं। सेक्शन 18 में हमने पढ़ा था कौन एडमिशन दे सकता है, उसके लिए 5 कैटेगरीज हमने पढ़ी थी, पार्टी टू द सूट उसमें फर्स्ट था। अब कोई ऐसा पर्सन जिसकी जो पोजीशन है वो पार्टी टू द सूट के अगेंस्ट है, तो उसका जो स्टेटमेंट है उसको भी एडमिशन मान लिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एक तो केस लो यहाँ पे दे रखा है, और एक जो इलस्ट्रेशन आपके बेयर एक्ट में दे रखा है, वो दोनों हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या लिखा है, एडमिशन बाय द पर्सन हुज पोजीशन और हुज लाइबिलिटी, या तो उसकी पोजीशन या फिर उसका कोई ऐसा बकाया पैसा, लाइबिलिटी, must be proved as against the party to the suit becomes relevant under section 19। तो इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। एक केस है अली मोहिद्दीन रबूतन वर्सेस एलिचनी लथी कॉम्बी अचन। पढ़ लीजिएगा, आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोनाउंसिएशन है। 1931 का ये केस है। इसमें क्या हुआ था कि दो पर्सन थे, यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से उसको ले रखा है, राम और श्याम। उन्होंने जॉइंटली मनी बोरो किया गणेश से। फिर एक कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद गणेश ने श्याम के अगेंस्ट में सूट फाइल किया। तो श्याम ने उसमें क्या प्ली लिया, भाई मनी तो हमने दोनों ने बोरो किया था, आपने सिर्फ मुझे अकेले को कैसे लिया, आप उसको भी पार्टी बनाओ। तो अब राम अगर आके ये एडमिशन दे देता है कि हाँ मनी बोरो किया था और पेमेंट नहीं किया है, तो ये अगेंस्ट द श्याम भी एडमिशन हो जाएगा, बिकॉज राम्स पोजीशन हैव बीन प्रूव्ड एज अगेंस्ट श्याम। तो ये जो लिखा था एडमिशन ऑफ द पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट, तो पार्टी टू द सूट कौन है इसमें, श्याम और गणेश, ये पार्टी टू द सूट है। अब राम ने जो एडमिशन दिया
राम ने एडमिशन क्या दिया कि हाँ हमने जो बोरो किया था वो भी हमने पेमेंट नहीं किया है, ये श्याम के अगेंस्ट में एडमिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राम और श्याम ने कंबाइंडली बोरो किया था मनी। तो ये तो एक इस केस का फैक्ट्स रहा। अब इसी के साथ में मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एक इलस्ट्रेशन जो आपके बेयर एक्ट में दे रखा है। देखिए ये इलस्ट्रेशन एक दे रखा है आपके बेयर एक्ट में, और इंडियन एविडेंस एक्ट के जो इलस्ट्रेशंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एज इट इज़ कई बार आ जाते हैं इलस्ट्रेशंस। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी, बी sues ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी। इसमें हुआ क्या, ए ने बी को अपॉइंट किया, नहीं सॉरी बी ने इसको मैं लिख के बताता हूँ आपको। बी ने बी जो है लैंडलॉर्ड है और उसने ए को अपॉइंट किया। ए को किस बात के लिए अपॉइंट किया कि भाई आप सी जो कि टेनेंट है, सी कौन है, सी इज द टेनेंट, और बी कौन है, बी इज द लैंडलॉर्ड। ठीक है, बी कौन है, बी लैंडलॉर्ड है। तो बी ने ए को बोला कि भी आप सी से जाकर रेंट कलेक्ट करोगे ऑन बिहाफ ऑफ मी। तो ए की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सी से रेंट कलेक्ट करता। ठीक है, सी टेनेंट है और बी लैंडलॉर्ड है। बी ने ए को एज एन एजेंट अपॉइंट किया है कि आप जाके सी से रेंट कलेक्ट करोगे एवरी मंथ। अब ए ने क्या किया, ए ने डिफॉल्ट कर दिया, ए ने सी से रेंट कलेक्ट नहीं किया। तो बी ने फिर ए के ऊपर सूट फाइल किया कि आपने रेंट कलेक्ट नहीं किया, इस बात का सूट फाइल किया उसने। तो अब ए ने क्या प्ली दिया वहां पे, देखिए ए कोर्ट ऑफ लॉ में आके बोलता है कि भाई सी से तो कोई रेंट ड्यू ही नहीं हो रहा है। ए डिनाइज दैट द रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी। ए ने क्या किया, बोला उस सूट में कि सी से कोई रेंट बकाया ही नहीं है तो मैं रेंट कलेक्ट क्यों करता। बी बोल रहा है कि आपने रेंट कलेक्ट क्यों नहीं किया, तो मैं रेंट तो तब कलेक्ट करूंगा जब कोई बकाया होगा। सी का कोई के पास कोई रेंट बकाया ही नहीं बनता है, तो इसलिए मैंने कलेक्ट नहीं किया। अब मान लीजिए अगर सी कोर्ट में आके ये बोल देता है, अगर सी जो कि टेनेंट है वो सी कोर्ट में आके ये बोल देता है, सी जो टेनेंट है वो कोर्ट में आके बोल देता है कि हाँ रेंट ड्यू है, मेरा रेंट टुवर्ड्स द बी ड्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडमिशन हो जाएगा अगेंस्ट ए। क्योंकि ए ने बोल दिया है सी के पास कोई रेंट बकाया नहीं बचता है, कोई ड्यू नहीं बच रहा है, और सी अगर कोर्ट में आके बोल देता है कि बिल्कुल रेंट तो बकाया है, वो तो ए मेरे पास आया नहीं तो इसलिए मैं कैसे देता, बिल्कुल बकाया है, तो ये ए के अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, ये ए के अगेंस्ट में एडमिशन हो जाएगा अंडर सेक्शन 19। तो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज अ स्टेटमेंट बाय सी दैट ही ओड बी रेंट इज एडमिशन। अगर सी ऐसा बोल देता है कि हाँ मेरा बी की तरफ रेंट बकाया है, तो ये ए के अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। दिस इज सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं इधर। तो से अब हम करेंगे फर्दर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था सेक्शन इसमें 17 से लेकर 31 तक का है, जिसमें कि सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 30 तक के जो है वो तो कन्फेशन से रिलेटेड है, और बाकी के जो सेक्शन हैं वो सारे एडमिशंस को बताते हैं। तो सेक्शन 20 में है एडमिशन बाय द पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय द पार्टी टू द सूट। अब कोई ऐसा ट्रांजेक्शन था जिसमें सपोज मेरे पास में कोई पर्सन आता है, भाई मैं आपके ये चीज़ खरीदना चाहता हूँ कि ये कैसा है, क्वालिटी बताओ इसका क्या है, और मैं बोल देता हूँ कि वो सामने जो पर्सन खड़ा हुआ है आप उसको जाके पूछो, वो इसके बारे में जानता है। सपोज मेरे पास कोई बाइक खरीदने आता है, तो मैं आपकी बाइक परचेज करना चाहता हूँ, ये बाइक आपका कितना माइलेज देती है और इसके कौन सी ईयर का मॉडल है और सब बातें, इसके मुझे स्पेसिफिकेशन बताओ। तो मैंने क्या बोला, मैंने उधर मैकेनिक की तरफ इशारा कर दिया, भैया आप उसको जाके मैकेनिक को जाके पूछो इस बाइक के बारे में, वो मेरी बाइक के बारे में पूरी डिटेल आपको समझा देगा, बता देगा। तो मैंने एक पर्सन को रेफर कर दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद में आपने उससे पूछा और मेरे से बाइक आपने परचेज कर ली। बाद में उस बाइक में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई और प्रॉब्लम आई, आपने मेरे ऊपर केस फाइल किया, तो मैंने बोला कि नहीं ये तो बाइक तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास थी। और अब कोर्ट में अगर वो पर्सन जिसको मैंने रेफर किया था यानी कि मैकेनिक, वो मैकेनिक आके अगर मेरे अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट देता है कि नहीं बाइक में प्रॉब्लम थी और ये बात मैंने इनको बताई थी,
तो ये क्या हो जाएगा, ये एडमिशन हो जाएगा अगेंस्ट मी, ठीक है। तो ये सेक्शन 20 बोलता है। सेक्शन 20 को देखते हैं हम क्या लिखता है। एडमिशन बाय द पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड, जिस पर्सन को एक्सप्रेस वे में बताया गया भी उस पर्सन को रेफर किया है, टू बाय द पार्टी टू द सूट। स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन टू होम अ पार्टी टू द सूट हैज एक्सप्रेसली रेफर्ड, जो पार्टी टू द सूट थी उसने एक्सप्रेसली बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बोला था आप उससे जाके पूछो इसके बारे में इंफॉर्मेशन। फॉर द इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस टू द मैटर इन डिस्प्यूट आर एडमिशंस, जो मैटर इन डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए मैंने एक पर्सन को रेफर कर दिया था, अभी आप उसको जाके पूछो। अब वो पर्सन जिसको मैंने रेफर किया था वो अगर कोर्ट में आके कोई भी स्टेटमेंट देता है उसे एडमिशन माना जाएगा अंडर सेक्शन 20। सेक्शन 20 along with section 19 form exception to the general rule that admissions by stranger to a suit are not relevant or the third party। ये इंपॉर्टेंट बात है। हमने सेक्शन 18 में क्या देखा था, सेक्शन 18 में हमने 5 कैटेगरी ऑफ पर्सन देखे थे जो कि एडमिशन दे सकते हैं, लेकिन सेक्शन 19 में किसने एडमिशन दिया, हु वाज नॉट द पार्टी टू द सूट। सेक्शन 20 में कौन एडमिशन दे रहा है, हु इज अगेन नॉट द पार्टी टू द सूट। तो एक तरह से कह सकते हैं सेक्शन 19 और सेक्शन 20 के जो एडमिशन है these are the exception to the general rule, that is any admission by the third party will not be considered to be relevant। उनके एक एक्सेप्शन आ जाते हैं एक तरह से ये। और ये केस है केएम सिंह वर्सेस सेक्रेटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज। इसके कुछ फैक्ट्स हैं केस के क्या थे, दैट इज हेयर द, इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं पहले। Here the issue was whether the registration tendered by the plaintiff was an involuntary one। तो जो रजिस्ट्रेशन करा प्लेंटिफ ने वो इनवॉलंटरी था, वो वॉलंटरी नहीं था, ये इसमें इशू, फैक्ट इन इशू था। He named 2 officials of the respondent association that if they would take a special oath at a specified religious place and affirm that his registration was not involuntary, he would accept the same। तो ये जो प्लेंटिफ था इसने क्या बोला, इसने बोला जो रेस्पोंडेंट हैं उसमें से 2 पर्सन को उसने बताया कि ये जो 2 रेस्पोंडेंट हैं ये इनमें से ये दोनों लोग जाके अगर ओथ लेते हैं और ओथ लेके बोलते हैं दैट माय रजिस्ट्रेशन वाज नॉट इनवॉलंटरी, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा फिर कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन द ऑफिशियल्स डिड सो इट अमाउंटेड टू एन एडमिशन ऑफ हिज पार्ट ऑफ, वो जो दोनों ऑफिशियल जिसको उसने रेफर किया था कि भाई ये दोनों लोग अगर बोल देंगे तो मैं मान लूंगा कि हाँ भाई जो ये बोल रहे हैं वो सही है। तो उन दोनों लोगों ने जैसे फिर वो बोला व्हेन द ऑफिशियल्स डिड सो इट अमाउंटेड टू द एन एडमिशन ऑन हिज पार्ट एंड ही बिकेम बाउंड बाय द सेम। तो प्लेंटिफ ने जिन लोगों को बोला था कि इन लोगों की कही हुई बात को मैं से बाउंड मानूंगा अपने आप को, तो उन दोनों ने जो चीज बोली उसके हिसाब से वो प्लेंटिफ क्या हो गया, बाउंड हो गया उसमें। ये था द पर्सन हु इज एक्सप्रेसली रेफर्ड, है ना, द अदर पर्सन हु इज एक्सप्रेसली रेफर्ड। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर समझ में आया होगा आपको। लैंग्वेज थोड़ा सा अलग सी रहती है, तो इसमें एक और केस और उसके फैक्ट्स यहाँ पे बता रखे हैं। सीताराम वर्सेस प्यारी ILR 47 इलाहाबाद 927। इसमें क्या था, इन दिस केस पार्टीज टू द सूट हैड मेड अ जॉइंट एप्लीकेशन एंड प्रेड द कोर्ट दैट द सूट मे बी डिसाइडेड बाय द मुंसिफ आफ्टर मेकिंग अ लोकल इंस्पेक्शन। तो जॉइंट एप्लीकेशन लगाई पार्टीज टू द सूट ने और बोले कि लोकल इंस्पेक्शन करवा के आप इसको कोर्ट को सूट को डिसाइड कर दें। द रिपोर्ट ऑफ लोकल इंस्पेक्शन ऑफ द मुंसिफ was held to be relevant under section 20 and suit was decided on the basis of that report। तब उसमें क्या हुआ कि वो जो मुंसिफ गया लोकल इंस्पेक्शन करने, जैसे कि आप लोग अगर कोई कन्वर्जेंट है कोर्ट के प्रोसीजर से तो आपको ध्यान होगा कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है। कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसको इंस्पेक्ट करना चाहती है कोर्ट और इंस्पेक्शन करना के लिए उस प्रॉपर्टी को नहीं ला सकते, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो कमिश्नर अपॉइंट करती है कोर्ट, जिस कमिश्नर को पब्लिक सर्वेंट कंसिडर किया गया है सेक्शन 14 में, सेक्शन 21 में सॉरी। तो वो कमिश्नर की रिपोर्ट जो होती है उसके बेसिस पे जो डिसीजन दिया जाएगा वो अंडर सेक्शन 20 ऑफ द
इंडियन एविडेंस एक्ट एडमिसेबल होगा। तो वो दोनों पार्टी ने बोला था कि ये आप एक मुंसिफ को भेजो लोकल इंस्पेक्शन के लिए, और वो जो रिपोर्ट देगा उस पर आप सूट को डिसाइड कर देना। तो उस मुंसिफ गया, उसने जाके एक रिपोर्ट प्रिपेयर की लोकल इंस्पेक्शन करके, और फिर उस रिपोर्ट पे जो कोर्ट ने डिसीजन दिया दैट वाज द बाइंडिंग ओवर दैट दोज पार्टीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 21 को लेते हैं। सेक्शन 21 से पहले हम एक बार देख लेते हैं। बेयर एक्ट का ये इलस्ट्रेशन है जो सेक्शन 20 से रिलेटेड आपको दे रखा है यहाँ पे। इसमें क्या है, द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड। ए ने बी को एक हॉर्स, एक घोड़ा सेल किया, और अब ये क्वेश्चन आ गया, केस सूट फाइल हुआ कोर्ट में, और ये क्वेश्चन है कि भाई ये जो घोड़ा सेल किया था ये बीमार नहीं था और ये पूरी तरह से सही था। ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आ गया। ठीक है, फैक्ट एंड इशू बन गया। तो ए सेज टू बी, जब घोड़ा खरीदने गया था बी आया ए के पास में कि भी मैं ये घोड़ा खरीदना चाहता हूँ। ए सेज टू बी गो एंड आस्क सी। तो बी ने क्या किया, ए ने क्या बोला बी को कि भी आप मेरा घोड़ा खरीदना चाहते हो तो ये अच्छा है बुरा है कैसा है इसके बारे में आप सी से जाके पूछ लो। सी नोज ऑल अबाउट इट, और सी को इसके बारे में सब कुछ पता है। तो ये सी क्या हो गया, ये सी थर्ड पार्टी हो गया। पार्टी टू द सूट तो कौन है, जो बायर है। बायर कौन है, बायर बी इज द बायर, ए इज द सेलर। ये दोनों पार्टीज टू द सूट हैं। और सी कौन है, सी थर्ड पार्टी है। लेकिन क्योंकि इसमें जब ट्रांजेक्शन एंटर हो रहे थे, जब ये घोड़ा सेल किया जा रहा था, तब ए ने सी को रेफर किया था। तो इसलिए अब सी का जो भी एडमिशन होगा या सी का जो भी स्टेटमेंट होगा कोर्ट में, वो एज एन एडमिशन कंसिडर किया जाएगा। सी जो भी स्टेटमेंट देता है, सी सपोज आके कोर्ट में बोलता है कि ये घोड़ा बीमार था और ये बात मैंने बता दी थी, तो वो भी एडमिशन माना जाएगा। सी आके बोलता है कि भी ये घोड़ा बीमार था लेकिन ए ने मुझे मना किया था बताने के लिए, वो भी माना जाएगा। सी आके बोलता है नहीं घोड़ा पूरी तरह से साउंड था, बिल्कुल ठीक था, बीमार नहीं था, वो भी माना जाएगा। तो सी जो भी स्टेटमेंट देता है वो एज एन एडमिशन माना जाएगा अंडर सेक्शन 20। तो ये है सेक्शन 20, एडमिशंस बाय द पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय द पार्टीज टू द सूट। उस पार्टीज टू द सूट ने अगर किसी अदर थर्ड पर्सन को रेफर किया है तो वो उसका स्टेटमेंट भी एडमिशन माना जाएगा। वो मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 19 एंड सेक्शन 20 ये दोनों एक्सेप्शन टू द जनरल रूल है। जनरल रूल क्या होता है, पार्टीज टू द सूट अगर स्टेटमेंट देती हैं तो वो एडमिशन माना जाएगा, अगर कोई थर्ड पार्टी देती है तो उसको एडमिशन नहीं लेते हैं। बट 19 और 20 ये दोनों एक्सेप्शन टू द जनरल रूल है। तो दिस वाज ऑल फॉर आवर टुडेज क्लास ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आई होप आपको क्लियरली सब बात अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये लेक्चर दोबारा देखना चाहते हो तो मैं अपलोड कर ही दूंगा, आप इसको चैनल पे जाके देख सकते हैं।